नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। अमेरिका ईरान का युद्ध फिर से शुरू क्या हुआ? हॉर्मुज के बोतल से ऊर्जा संकट वाला भूत एक बार फिर से निकल आया। अमेरिकी प्रशासन ने भारत के रूसी तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाया। इधर जैसे ही बढ़ी तकरार, भारत ने कर दिया अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार। भारत ने रूस से जमकर खरीदा कच्चा तेल। डोनाल्ड ट्रंप का प्रतिबंध कैसे हुआ फेल, देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। होर्मुज मार्ग पर पसरा सन्नाटा, संकट ने सुख चैन बांटा। बारूद की गंध से सहमी खाड़ी, रुक गई तेल बाजार की गाड़ी। अहलुवालिया की दूरदर्शी पुकार, देश की ऊर्जा हो तैयार। रणनीतिक तेल भंडार बढ़ाओ, देश का कल सुरक्षित बनाओ। संकट के बादलों में उम्मीद न्यारी, रूस से बढ़ी तेल खरीदारी। भारत का दृढ़ संकल्प पुराना, संकट में भी कदम बढ़ाना। रिफाइनरियों ने संभाली कमान, देश की आन का आया ध्यान। मेहनतकश हाथों का ये कमाल, भारत ने बदला हर हाल। मुश्किल दौर में रूस की यारी, संकट पर पड़ी बहुत भारी। प्रतिबंधों के साए में कूटनीति जीती, दुनिया ने देखी अनोखी रीति। महासंग्राम में भारत का संयम प्यारा, बना जग में एक सहारा। रास्ते बंद पर हौसले अटूट, संकट की जंजीरें गई टूट। अमेरिका ईरान में युद्ध तेज हो गया है और ताबड़तोड़ अमेरिकी हमलों के बीच ईरान ने फिर पुराना रुख अपनाया है और पलटवार करते हुए दुनिया की तेल जरूरत को पूरा करने के लिए जरूरी समुद्री रूट होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है, जो दुनिया की कुल तेल जरूरत के 20% की आपूर्ति के लिए अहम है। इस कदम से ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है और होर्मुज संकट फिर से खड़ा होने से दुनिया के तमाम देशों में तेल गैस के क्राइसिस को लेकर चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, फिर से छिड़ी इस जंग से पहले करीब 100 दिनों से ज्यादा समय तक चले युद्ध के दौरान होर्मुज के बंद होने से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, साउथ कोरिया समेत भारत ने ऑयल गैस क्राइसिस का सामना किया था और इस दौरान एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही पेट्रोल डीजल के भाव में इजाफा देखने को मिला था। अब ताजा संकट के बीच दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने अलर्ट किया है और कहा है कि भारत को बहुत बड़े तेल भंडार की जरूरत है। भारत ने रूस से कितना तेल खरीदा, आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। रूस से कच्चे तेल के आयात का डेटा। जनवरी से मार्च 2025 1.85 मिलियन बीपीडी 35%। अप्रैल से जून 2025 2.10 मिलियन बीपीडी 38.5%। जुलाई से सितंबर 2025 1.75 मिलियन बीपीडी 34%। अक्टूबर से दिसंबर 2025 1.60 मिलियन बीपीडी 32.5%। जनवरी 2026 1.20 मिलियन बीपीडी 21.4%। फरवरी 2026 1.05 मिलियन बीपीडी 26.4%। मार्च 2026 2.00 मिलियन बीपीडी 33%। अप्रैल 2026 1.60 मिलियन बीपीडी 37.7%। मई 2026 1.90 मिलियन बीपीडी 40.5%। जून 2026 2.35 से 2.60 मिलियन बीपीडी 53.5%। होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाड़ी देशों से होने वाली तेल आपूर्ति पर भारी जोखिम मंडरा रहा था। ऐसे में भारत का रूसी कच्चे तेल की खरीद को 34% बढ़ा देना एक बेहद व्यवहारिक और आर्थिक रूप से सही कदम है। अमेरिकी प्रतिबंधों की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद रूसी तेल की कीमतें और उपलब्धता भारतीय रिफाइनरियों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी रहेंगी, क्योंकि ये रूट होर्मुज के खतरे से पूरी तरह बाहर है। मिडिल ईस्ट में संकट से सबक लेते हुए भारत कच्चे तेल के आयात के लिए सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसके चलते वो कई अन्य देशों से भी बड़े पैमाने पर कच्चा तेल मंगा रहा है। इन्हीं में से एक है रूस। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 में भारत ने रूस से कुल 5.5 अरब यूरो के हाइड्रोकार्बन यानी जीवाश्म ईंधन खरीदे। इनमें से 83% हिस्सा अकेले कच्चे तेल का रहा, जो 4.5 अरब यूरो यानी 49,000 करोड़ रुपए का था।
इसकी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी के बाद भारत दुनिया में चीन के बाद 7.3 अरब डॉलर रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। भारत की तरफ से कच्चे तेल की खरीदारी बढ़ने से रूस के कच्चे तेल का एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी 14% बढ़ गया है। लेकिन डिस्काउंट की वजह से कच्चे तेल के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई महीने दर महीने 8% घटकर 348 मिलियन यूरो प्रतिदिन रह गई है। साल 2026 की शुरुआत में हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा संकट थी, जिसने 1970 के दशक के तेल झटके की याद दिला दी। वैश्विक स्तर पर इमर्जिंग मार्केट्स यानी उभरते बाजारों ने अपनी रणनीतियों को बदला है। भारत जैसे बड़े उपभोक्ता देशों द्वारा रूस की ओर रुख करना वैश्विक बाजार में तेल की किल्लत और कीमतों को एक हद तक नियंत्रित रखने में मददगार रहा है, अन्यथा वैश्विक मुद्रास्फीति नियंत्रण से बाहर हो जाती। कुल मिलाकर रूस के एक्सपोर्ट वॉल्यूम में 7% की बढ़ोतरी होने के बावजूद रूस के फॉसिल फ्यूल एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई 1% घटकर 734 मिलियन यूरो प्रतिदिन रह गई। यानी कि भारत और अन्य एशियाई देशों को तेल बेचकर भी रूस के रेवेन्यू में 8% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में नरमी और भारी डिस्काउंट के चलते आई है। भारत रूस से कम कीमत पर तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर अमेरिका और यूरोपीय बाजारों में पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में बेच रहा है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जून 2026 में ब्रिटेन ने सरकारी छूट के तहत रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी से रूसी कच्चे तेल से तैयार जेट ईंधन की अपनी पहली खेप प्राप्त की, जिसकी कीमत लगभग 63 मिलियन यूरो रही। भारतीय रिफाइनरों विशेषकर रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंडियन ऑयल ने इस संकट के दौरान गजब की चपलता दिखाई है। खाड़ी के देशों जैसे कि इराक से आपूर्ति ठप होने की स्थिति में इन रिफाइनरों ने अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को उरल्स क्रूड के अनुकूल ढाला। बाजार के लिहाज से भारत का ये रूसी दाव घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों में आग लगने से रोकने का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच साबित हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया में एक बार फिर से ऊर्जा संकट गहरा गया। ऐसे में भारत की भी चिंता काफी बढ़ गई, जो कि जायज थी। संकट के इस समय में भारतीय रणनीतिकारों ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार कर जमकर रूसी तेल खरीदा, जिसे अब भारतीय अर्थशास्त्री भी कैसे जायज ठहरा रहे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हॉर्मुज स्ट्रेट में आए पिछले संकट से मिले सबक लेते हुए हमें बहुत बड़े भारतीय भंडार की जरूरत है, और इसका मूल रूप से मतलब है देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोरेज क्षमता बनाना। उन्होंने बताया कि भारत की कुल स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व की क्षमता 5.33 मिलियन मैट्रिक टन यानी MMT है। इन्हें 3 जगहों पर स्टोर किया जाता है, जिनमें विशाखापट्टनम 1.33 MMT, मंगलुरु 1.5 MMT और पादुर 2.5 MMT शामिल हैं। भारत ने इससे पहले हॉर्मुज संकट को काफी अच्छी तरीके से संभाला। इस जरूरी समुद्री रूट में रुकावट ने अलग अलग स्रोतों से एनर्जी सप्लाई, बड़े घरेलू भंडार की जरूरत को उजागर किया। आयात स्रोतों में विविधता और घरेलू प्रोडक्शन में इजाफे समेत संकट में भारत सरकार द्वारा प्लान बी, मोदी गवर्नमेंट प्लान बी के तहत उठाए गए कदमों ने स्थिति को संभाला और हॉर्मुज संकट उतना बुरा असर नहीं डाल सका जितना लोगों ने सोचा था। इस बीच बड़ा सबक सिर्फ तेल के लिए नहीं है, बल्कि आजकल हर चीज के लिए मिला है कि आपके पास सप्लाई के अलग अलग स्रोत होने चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पर निर्भरता का जोखिम, जिसे चोक पॉइंट कहते हैं, मुसीबत खड़ी कर सकती है। जाने माने अर्थशास्त्री ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए 2 प्राथमिकताएं बताई हैं, एक विविधता लाना और दूसरी हमारे रणनीतिक भंडार को बढ़ाना। एक बार फिर हॉर्मुज स्ट्रेट क्राइसिस और वेस्ट एशिया में युद्ध की स्थिति बनी है। इससे तेल सप्लाई कम होने की आशंका गहरा गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ब्रेंट क्रूड प्राइस $76 प्रति बैरल तो WTI क्रूड $71 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आपको बता दें कि बीते मार्च अप्रैल में जब US ईरान वॉर चरम पर था, तो उस समय तेल की कीमतें लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। हर जगह कमी थी और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन हो सकता है कि हमें ऐसे संकट का सामना करना पड़े जो सिर्फ हमें प्रभावित करे। ऐसे में भारत को अपने नियंत्रण में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को काफी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वेस्ट एशिया संकट ने दिखाया है कि सीमित सप्लाई रूट और कम इमरजेंसी स्टॉक पर निर्भरता के जोखिम क्या हैं। भारत इस संकट में केवल एक खरीदार नहीं रहा, बल्कि उसने वैश्विक तेल चक्रव्यूह का नेतृत्व किया है। रूस से सस्ते कच्चे तेल का आयात करना
और फिर उसे साफ करके रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूरोपीय संघ और अमेरिका को ही प्रीमियम दामों पर बेच देना एक अविश्वसनीय रूप से चतुर व्यापारिक कदम है। पश्चिम भी ये जानता है कि वो भारत के इस रिफाइंड तेल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्योंकि ऐसा करने से उनके अपने देशों में पेट्रोल डीजल की हाहाकार मच जाएगी। ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को अब तक सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और चलाए जा रहे सर्च एंड रेस्क्यू खोज एवं बचाव अभियान में ओमानी अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। भारत ने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग के लिए ओमान सरकार का आभार भी जाहिर किया है। इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ओमान तट से लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक समुद्री इलाका इन दिनों खून से लाल हो गया है। पिछले 3 दिनों में भारतीय नाविकों वाले 3 अलग अलग जहाजों पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। पहले अमेरिकी सेना ने एक टैंकर को निशाना बनाया, फिर दूसरे पर हमला किया और अब तीसरे जहाज में भी आग लग गई। इन हमलों में अब तक 3 भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। भारत सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब कर नाराजगी जताई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये अमेरिका ईरान जंग का असर है और भारत के लिए ये मुश्किल कितनी बड़ी है? पहला हमला 8 जून 2026 को MT मारिवेक्स पर सटीक प्रहार। पलाऊ द्वीप के झंडे वाले टैंकर MT मारिवेक्स पर अमेरिकी सेना ने किया था इस पर हमला। इस जहाज पर 24 भारतीय नाविक थे सवार। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने की पुष्टि। FA-18 सुपर हॉर्नेट ने दागी थी मिसाइल, जो जहाज के इंजन और स्टीयरिंग हिस्से पर लगी। क्यों किया हमला, जाने। भारतीय जहाज ने कथित तौर पर नाकेबंदी का उल्लंघन किया। होर्मुज स्ट्रेट में ये नाकेबंदी अमेरिकी सेना ने की थी। भारत को अमेरिका अपना सामरिक साझेदार भी बताता है। ओमानी अधिकारियों की मदद से सभी 24 नाविकों को सुरक्षित बचाया गया। 9 से 10 जून की रात MT सेटेबेलो पर जानलेवा हमला। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MT सेटेबेलो पर फिर हमला। अमेरिकी सेना ने फिर से किया हमला। क्यों किया हमला? जहाज ईरान से ले जा रहा था कच्चा तेल। अमेरिकी आदेशों का नहीं किया पालन। जहाज पर सवार थे कुल 24 भारतीय नाविक। हमले से जहाज के इंजन रूम में लगी आग। 21 भारतीय नाविकों को ओमानी अधिकारियों ने बचाया। 3 नाविक लापता थे जिनकी मौत हो गई। तीसरा हमला 11 जून को MT जलवीर में आग। गिनी बिसाऊ के झंडे वाला टैंकर MT जलवीर ओमान के शिनास बंदरगाह के पास घिर गया। जहाज पर करीब 20 भारतीय नाविक थे सवार। जहाज के इंजन रूम में अचानक लगी आग। भारतीय नाविकों के लिए खतरनाक हुआ ये रास्ता। हॉर्मुज स्ट्रेट में मर्चेंट शिप MV GFS गैलेक्सी पर हमला और उसमें एक भारतीय नाविक का लापता होना ये साबित करता है कि ये संकट अब केवल अमेरिका ईरान का नहीं, बल्कि भारत की समुद्री सुरक्षा का सीधा संकट बन चुका है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प जैसी गश्ती को तुरंत दोगुना करना होगा। खाड़ी में हमारे वाणिज्यिक जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट यानी सुरक्षा घेरा देना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक तरफ तो अमेरिका भारत को अपना सामरिक साझेदार बताता है, फिर उसी के जहाजों पर हमले करता है। सवाल उठता है कि भारतीय जहाजों पर ये हमले क्यों हो रहे हैं? इन हमलों के पीछे की वजह क्या है? आइए इसे भी एक खास रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। असल में 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने फौरन हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया। ये रास्ता दुनिया के 20% तेल और गैस की सप्लाई का मुख्य जरिया है। अमेरिकी नाकाबंदी 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर जाने वाले हर जहाज पर नाकाबंदी लगा दी। अमेरिका का कहना है कि कोई भी जहाज ईरान से तेल नहीं ले जा सकता। अमेरिका ने 8 जहाजों को तबाह कर दिया है, 134 जहाजों को मोड़ दिया है और सिर्फ 42 मानवीय सहायता वाले जहाजों को जाने दिया है।
जब कोई जहाज अमेरिकी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सेना उस पर हमला कर देती है। यही वजह है कि भारतीय नाविकों वाले ये जहाज भी निशाने पर आ गए। सैन्य दृष्टिकोण से देखें तो ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना एक आत्मघाती लेकिन बेहद प्रभावी कदम है। ईरान ने 6 देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले करके ये दिखा दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। भारत के लिए चिंता की बात वहां रह रहे 80 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। अगर युद्ध खाड़ी के अन्य देशों में फैला तो भारत को इतिहास का सबसे बड़ा नागरिकों का रेस्क्यू ऑपरेशन यानी निकासी अभियान चलाना पड़ सकता है, जिसके लिए हमारी सेना को अभी से ब्लूप्रिंट तैयार रखना चाहिए। भारत आखिर चाहता क्या है, आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त रुख अपना रही है, लेकिन बहुत सोच समझकर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के साथ अच्छे संबंध हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय नाविकों की जान भी जोखिम में है। हमले के अगले ही दिन यानी 10 जून भारत ने अमेरिकी राजदूत जेसन मीक्स को विदेश मंत्रालय बुलाया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमेरिका नागराज नायडू ने करीब 30 मिनट तक बातचीत की और साफ कर दिया कि भारतीय नाविकों की जान को खतरा पहुंचाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत ने यूएन सुरक्षा परिषद में भी ये मुद्दा उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनेनी ने कहा, हम व्यापारी जहाजों पर हमलों के सख्त खिलाफ हैं। इस क्षेत्र में हमारे कई नागरिक काम करते हैं और उनकी जान खतरे में है। दुनिया भर में भारतीय नाविकों की तादाद सबसे ज्यादा है। भारतीय शिपिंग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वैश्विक व्यापारी जहाजों पर काम करने वाले नाविकों में भारतीयों का अनुपात करीब 15 से 20% है। खाड़ी देशों से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक के समुद्री रास्तों पर हजारों भारतीय नाविक हर रोज काम करते हैं। यही वजह है कि जब अमेरिकी सेना ने 8 जून से 11 जून के बीच भारतीय चालक दल वाले 3 जहाजों पर हमले किए तो ये मामला भारत के लिए सीधी चुनौती बनकर उभरा। इस मामले में क्या कहते हैं जानकार? अगर जहाजों ने अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं किया तो उन्हें डिटेन करना एक व्यवहारिक विकल्प था, न कि उन पर प्रिसीजन मिसाइल हमला करना। सवाल है कि क्या अमेरिकी सेना को नाविकों की नेशनैलिटी की जानकारी नहीं थी, और अगर थी तो फिर भी सीधा मिसाइल हमला क्यों? रूस भारत का एक बेहद ही भरोसेमंद साथी है, जो भारत के हर संकट में उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, जबकि अमेरिका हमेशा से ही भारत विरोधी रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो घड़ी के पेंडुलम से भी गए बीते हैं। कब किस ओर लुढ़कने में भारत को किसका साथ देना चाहिए, ये सवाल हम आप पर छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।